अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मामला देखा गया कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी की गई है। ठीक है, सवाल इसमें ये उठता है कि हिंदू देवताओं के ऊपर लगातार इस तरीके से जो टिप्पणी की जा रही है, निशाना बनाया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह 70 सालों में लगातार इस देश में इस बारे में बात नहीं की जाना। 70 सालों में इस देश में जब कोई भी हिंदुओं को लेकर बात करता था उनको रोकना नहीं। 70 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी ने कहा तो उसको आपने रोका और उसको आपने ठीक करने की कोशिश की। 70 साल का वो इतिहास जो इस देश में पढ़ाया गया और इंटरप्रेट करके नई नई चीज़ों को वामपंथी विचारधारा के तहत अंतर्गत लाया गया, वो 70 साल जिन 70 सालों में इस देश के हिंदू ने भी शायद मुझे लगता है, जो कि मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर ही हिंदू बहुत विनम्र होते हैं, उन्होंने शायद इन चीज़ों का उतना प्रतिकार नहीं किया। परिणाम ये निकला कि आज लोग हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कोई जो चाहे हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुओं के भगवान को गाली देकर निकल जा सकता था, लेकिन 14 के बाद से ऐसा नहीं, और मुझे लगता है आगे और इसमें सुधार होगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लगातार एएमयू में ही क्यों इस तरह की घटना घटती है, हिंदुओं को लेकर या और फिर हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार टिप्पणी की जाती है, अभद्रता की जाती है उनके साथ। मुझे लगता है कि ये एक शोध का विषय हो सकता है कि कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, उनका ये प्रयास लगातार इन चीज़ों को लेकर रहा है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रही हैं। मेरा मानना है कि समय के साथ साथ उनमें भी सुधार आएगा। होता क्या है कि जब घुन बहुत पुराना हो जाता है लगते लगते, तो उसको जाने में भी उतना समय लगता ही है। जाएगा ज़रूर, ये तय है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एएमयू में क्या शिक्षा दी जाती है? क्या उनको नफरत की शिक्षा दी जाती है या फिर हिंदुओं को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर नफरत की बात की जाती है? क्योंकि बात करें प्रधानमंत्री की, वहाँ पे प्रधानमंत्री आने वाले थे तो उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई थी कि प्रधानमंत्री आएंगे। वहाँ पर ज़रूर एक ऐसा गुट तो ज़रूर है। मैं कहता हूँ सारा ऐसा है वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक गुट तो कुछ ज़रूर हैं जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें प्रयास हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको सुधर जाना चाहिए अब, क्योंकि लगातार आप जब किसी चीज़ को इस तरीके से करते जाएंगे तो उसका प्रतिकार ज़रूर होगा। आज देश में जिस तरीके से हुआ, जब किसी ने वो सोशल मीडिया पर डाला तो उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी, उसको सस्पेंड भी कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको जल्दी से जेल के पीछे भी भेजेगी, क्योंकि ये माफ़ी करने वाला गुनाह नहीं है। और मेरा मानना है माफ़ करना यहाँ की अदालतों का काम है, लेकिन इस तरह के लोगों को कठोर से कठोर, क्योंकि उनके मतलब वो मानसिक बीमार हैं, उनमें जो वो घुसा हुआ है उसको ठीक करना बेहद आवश्यक है। और जहाँ तक बात एएमयू की है, मुझे लगता है अपने स्तर पर ही उनको ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए, क्योंकि ये देश सभी धर्मों का देश है। अगर यहाँ पर मुसलमान रहता है तो यहाँ हिंदू भी उससे 10 गुना ज़्यादा शायद मेरा ख्याल रहता है। और आप इस तरह से किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, या और भी कोई धर्म रहता है तो आपको समय के साथ रहते हुए ये जो प्रिविलेजेस हैं छोड़कर उनको सही होना ही पड़ेगा। इसके पहले भी एक नारा लगा था कि एएमयू की धरती पे हिंदुओं का कब्र खुदेगा। नहीं, वो हिंदुओं की कब्र खोदने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। 5000 साल में 1000 साल तो गुलामी रही इस देश में। जब भी हिंदू इसमें अगर इस देश में बहुसंख्यक हैं तो न जाने कितने आए और कितने चले गए। एएमयू की धरती पर तो क्या ही खुदेगा, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मुझे लगता है वो सब तो अब उनके सपने में भी नहीं रहना चाहिए। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे जीतती हुई आई है। इस तरीके से हिंदुत्व के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वो दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? जो कर रही है। अगर बीजेपी नहीं होती तो वो शायद माफ़ी भी ना मांगते, शायद उनकी वीडियो वायरल, उनका वो पोस्ट वायरल भी नहीं होता। हो सकता है शायद देश उसको भूल जाता, शायद उस पर कवरेज नहीं होती, शायद आप उस पर मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे होते, शायद आज इस देश के हिंदू उतनी बात नहीं कर रहे होते। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिस वजह से वो लेटर भी आज बाहर है, उस पर आज बात भी हो रही है, उसने आज माफ़ी भी मांगी, आज वो सस्पेंड भी हुआ है और शायद जेल भी जाएगा। यही बदलाव है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र और राज्य में होने का। यही इस देश को फ़ायदा और इस संस्कृति को फ़ायदा पहुंचा है, और जो आगे भी पहुंचेगा। और इस स्थिति में कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे कठोर कदम उठाए जाए कि आगे चल के इस तरह की दोबारा न किया जाए? मुझे लगता है कि कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। हम तालिबान में नहीं रहते, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र से चीज़ें चलती हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी इंश्योर करती रहेगी। सर, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। सर, ये बताइए, जिस तरीके से एएमयू में घटना घटी, ठीक है, फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। एएमयू के प्रोफेसर थे, वो देवी देवताओं को टिप्पणी की, भद्दी टिप्पणी की, ठीक है, और जो देवताएं हैं उनको रेपिस्ट बता दिया है। उसके बारे में अच्छा, इस देश में भारतीय संस्कृति की शिक्षा देना गुनाह है, भारतीय संस्कृति में स्कूल चलाना गुनाह है, भारतीय मंदिरों को स्वतंत्र रूप से रहना गुनाह है। तो प्रोफेसर साहब को ये कंटेंट किसने दिया इस पे प्रेजेंटेशन देने का? या उनके मन में खुद ही प्रश्न आया, या उन्होंने कोई अटेंडेंस लगाई कहीं पे जहां उनको ये बातें बताई गई, ये शिक्षा दी गई, उसके प्रमाण दिखाए गए और वो उनके पास प्रमाणित रूप से अवेलेबल चीज़ें थी जिसको उन्होंने प्रेजेंटेशन बना दिया बीइंग अ प्रोफेसर? अब बताएं, एक प्रोफेसर का मतलब होता है, अगर हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो उसमें जो भी बात कहते हैं उसका एक रेफरेंस देना पड़ता है, उसका एक प्रमाण देना पड़ता है कि ये प्रमाण है, और वो प्रमाण सही है या गलत है उसकी भी विवेचना करनी पड़ती है, तब उसे रिसर्च पेपर कहते हैं।
इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग एनी थिंग्स, कुछ भी कह दे किसी के बारे में, तो उसके प्रमाणिक वो देने पड़ेंगे। हमने सीरियल बनाने वालों पर कोई विरोध नहीं किया। सीरियल बनाने वालों ने जो भी गंदा दिखाया उसको हमने आधार मान लिया, और उस आधार को प्रोफेसर आज जो कल का बच्चा था आज प्रोफेसर बन गया, उसको प्रमाण के तौर पे एक प्रेजेंटेशन बना के प्रस्तुत कर रहा है। तो ये आवश्यकता इस देश को है कि उस प्रोफेसर को बताया जाए कि जिसको तुम रेफरेंस में ले रहे हो क्या वो रेफरेंस के लायक है। मैं जिस व्यक्ति का रेफरेंस ले करके आपको बात बोलूं, वो बात उस व्यक्ति के रेफरेंस के लायक है तो ही तो मैं बोलूँगा, तो ही तो वैलिड है मेरी बात। तो इसलिए मैं प्रोफेसर को कहूँगा, बीइंग ए प्रोफेसर, मैं नहीं जानता आप किस लेवल के प्रोफेसर हैं, किस तरीके से आपको प्रोफेसर पद के लिए सेलेक्ट किया गया। आपको कम से कम एक प्रोफेसर लेवल का नॉलेज तो रखना चाहिए, एक स्किल तो आपके पास होनी चाहिए। आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप अच्छी ट्रेनिंग ले और उसके बाद आए प्रोफेसर के पद पर, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एमयू में ही ऐसी घटनाएं क्यों देखी जा रही है। इसके पहले भी नारा लगा था कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एमयू की धरती पे, ठीक है, उसके बाद ये घटना सामने आती है। क्या लग रहा है आपको, वहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है या फिर नफरत बांटा जा रहा है? एक्चुअली एमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम बाहुल्य यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम का ज़्यादा उस पर वो है, डीप रूटेड है। तो जो कल्चर, रिलीजियस टीचिंग, सोशल टीचिंग आती है माइंड में, ग्रुप में प्रेशराइज जो एक मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखते हैं, उस सब का परिणाम किसी न किसी रूप में आपको दिखता है। जैसे गोबर की ढेर पर एक समय के बाद किसी न किसी प्रकार का कुकुरमुत्ता उगी जाता है। तो जिस तरीके के विचारों के ढेर पर आप बैठेंगे, उस टाइप का एक कुकुरमुत्ता कभी न कभी उस पर उगाएगा। इसी प्रकार से एएमयू में समय समय पर अलग अलग टाइप के कुकुरमुत्ते, विचारों के कुकुरमुत्ते उगते रहेंगे, और आप उनको देख करके सोचेंगे कि ये कैसा कुकुरमुत्ता उग गया, ये विचार कहाँ से आया। तो जिस तरीके का ढेर है, वो विचारों का ढेर, समाज का ढेर, संस्कारों का ढेर, संस्कृति का ढेर, टीचिंग का ढेर, बुक्स का ढेर, उस ढेर से वैसे ही टाइप के कुछ विचार कुकुरमुत्ते टाइप के उस समय समय पर उगते रहेंगे। और ये नेचुरल है, जब तक वो संस्कृति, वो विचार, वो किताबें, वो टीचिंग, वो माहौल वहाँ रहेगा, तब तक उस प्रकार की वनस्पति का निर्माण होता रहेगा। एमयू भी तो भारत का ही हिस्सा है ना सर। जिस तरीके से बात करें, पाकिस्तान में अगर कुछ जीता है, पाकिस्तान कोई मैच जीता है, वहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं, जिन्ना के पोस्टर लगाए जाते हैं। इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, देशद्रोही व्यवहार, ये क्यों कर? जब आप कहते हैं जी एमयू भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा पाकिस्तान तक है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, ऐसे बहुत सारे भारत के ही हिस्से हैं। पर गंध कहाँ है, संस्कृति की गंध कहाँ है, विचारों की गंध कहाँ है, बदबू कहाँ है, ये कहाँ से उग रही, क्यों उग रही है, इसका स्पष्ट रीजन हर कोई जानता है। दिस ऑल कमिंग फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ द रिलीजियस फैक्ट्स एंड बुक्स एंड लिटरेचर्स। सो वो किसी न किसी रूप में उगेगा ही, किसी न किसी रूप में आएगा ही। अगर उसको आप डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो एमयू को सैनिटाइज करिए उन गंदे भद्दे विचारों से जिससे बच्चों के मन में विषैले बीज बोए जाते हैं। उन सैनिटाइज करिए उन गंदी खराब किताबों से जिनसे ये विचार आते हैं। सैनिटाइज करिए उन प्रोफेसरों से जिनके अंदर ये मानसिकता पल रही है। तो फिर एक अच्छा विश्वविद्यालय आप देख पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि आप समय समय पर एक सैनिटाइजन पॉलिसी लाएं और उसको करें। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या गया है। हिंदू विरोधी लगातार ताकतें बढ़ रही हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आपने देखा था, अब करौली में देखा था आपने किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, पत्थर फेंका गया था और जला दिया गया था उनके घरों को। उसके बाद से आप एमयू में देखते हैं, तो क्या हो गया है, मतलब कि हिंदू विरोधी लगातार ताकतें जो हैं वो बढ़ती क्यों? नहीं, हिंदू विरोधी ताकतों की मैं बात नहीं करूँगा, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। और एक व्यक्ति का महत्व है, चाहे वो हिंदू का बच्चा है, चाहे वो मुस्लिम का है, जैन का, सिख का, बौद्ध का, किसी का भी है। एक बच्चे का भविष्य सुनिश्चित करने की जब तक आपके पास पॉलिसी नहीं होगी, तब तक आप भीड़ के भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते। समझ रहे ना आप? एक व्यक्ति का अगर हित हम सुरक्षित नहीं कर सकते, गली में, शहर में, जंगल में, खेत में अपने घूम रहे एक व्यक्ति का भविष्य सुनिश्चित करने की अगर हमारे पास नीति, नियम, निर्णय, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आप किसी भीड़ का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माई कंट्री। आप 10 लोगों के ऊपर पत्थर मारा गया तभी एक्शन क्यों, एक व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं? दिल्ली में 54 लोगों की लाशें गिर गई पिछले 2 साल पहले दंगों में। किसको न्याय दिया आपने, बताइए मुझे?
किसको न्याय दिया आपने? किसी को न्याय मिला? अरे आपको तो नाम भी नहीं पता कि उन आतंकवादियों ने, उन दंगाइयों ने मारा किसको, मारा कैसे? किसी के पेट फाड़ दिए गए, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को ड्रिल से। आज तक ये अदालतें उनको न्याय ना दे सकी, ये देश न्याय नहीं दे पाया, इस देश की व्यवस्था न्याय नहीं दे पाई, इस देश की पुलिस नहीं न्याय दे पाई। तो फिर आप कैसे सुरक्षा करेंगे? कहीं भी कुछ हो जाए उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे जब आपके पास कोई न्याय व्यवस्था है ही नहीं? मुख्यमंत्री न्याय करेगा क्या? मुख्यमंत्री अगर सो रहा हो तो बेकाम सिस्टम करता है ना, पुलिस वाला काम करता है ना, डॉक्टर काम करता है ना। तो गहलोत के कहने से न्याय होगा क्या? गहलोत कोई चीफ मिनिस्टर है या वो जस्टिस है? जस्टिस से न्याय मिलेगा ना। तो वो जस्टिस कहाँ है इस पर न्याय करने? व्यवस्था तो सुधारेंगे ना गहलोत की जब कानूनी व्यवस्था सुधारने की बात आती है तो वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को उसमें कुछ बोलना चाहिए। जब गहलोत के पास कोई ऐसी जुडिशरी सिस्टम है ही नहीं जो न्याय कर सके, उन बच्चों को न्याय दे सके, पुलिस को अधिकार दे सके काम करने का, तो कैसे वो करेगा गहलोत? कैसे करेगा मुझे बताइए ना आप। वो फ़ोन करके 1 घंटे पुलिस को टाइट कर सकता है, 10 घंटे पुलिस कैसे टाइट रहेगी मुझे बताइए आप। क्या फार्मूला है आपके पास? दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बीजेपी सरकार में है, केंद्र में है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। जब बीजेपी सरकार के होने के बावजूद भी इस तरीके से घटना घटती है तो उसमें क्या कहेंगे सर आप? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो योगी जी का बुलडोज़र हो, ये बुलडोज़र योगी जी के इशारों पर ही क्यों चलेगा? ये तो बच्चे के बुलाने पे भी आ जाना चाहिए जो उसको सता रहा है ना। तो ये व्यवस्था हर व्यक्ति को अवेलेबल होनी चाहिए। ये बुलडोज़र जो योगी जी का चल रहा है, एक सिस्टम का बुलडोज़र होना चाहिए जो गली के सबसे गरीब के पास भी उपलब्ध होना चाहिए। या बड़े मगरमच्छ के लिए बुलडोज़र, और छोटा मगरमच्छ जो खा रहा है उसको कुछ नहीं है, उस छोटे गली के बच्चे के पास कुछ नहीं है, एक गरीब महिला के पास कुछ नहीं है, बूढ़े दादा के पास कुछ नहीं है। ये व्यवस्थाएं खत्म करके एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। वो सिस्टम नहीं देंगे तो कभी दिल्ली में दंगे हो जाएंगे, आपकी व्यवस्था धरी रहेगी। आप ये दंगा ही समझ लीजिए, जयपुर का, करौली का, ये दंगा ही है। या कहीं और की खबर आती है, ये दंगे ही हैं, एक तरीके का एक प्लान क्राइम ही है। इसको डिसमेंटल करने का, इसको पनिश करने का, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का एक व्यवस्थित सिस्टम होना चाहिए। दैट सिस्टम शुड बी डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द enforcement एजेंसीज एंड बाय द एवरी पर्सन्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एक डीएम के पास धरना देने पे ही न्याय मिलेगा तो कितने को न्याय डीएम दे देगा मुझे बताएं आप? न्याय तो आसानी से मिल जाने की चीज़ है। न्याय जिले पर आकर के मुकदमा लड़ने से न्याय मिलेगा तो कितने लोग मुकदमा लड़ने आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे? न्याय तो उसके घर पे ही मिल जाएगा। बुलडोजर की बात कर रहे थे तो आज की खबर है नाहिद हसन के ऊपर भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से योगी जी ने बोला था कि यहाँ पे हम शिमला बना देंगे मई और जून में, क्या लग रहा है आपको शिमला बन रहा है? देखिए, मैं कहूँगा योगी जी को कि ये बुलडोज़र एक सिस्टम का बुलडोज़र बन जाना चाहिए जो सबसे गरीब को ज़रूरत पड़ने पर अवेलेबल हो। ये नहीं कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति से ये बुलडोजर चलेगा और मुख्यमंत्री सेलेक्ट करेगा कि ABCD पर बुलडोजर चलेगा। नो, ये बुलडोजर आम आदमी की जेब में होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा करता है, किसी गरीब के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, किसी सामान्य व्यक्ति को सताने का प्रयास करता है, तो उसके जेब में भी बुलडोजर होना चाहिए। सो जैसे कि अभी इलेक्शन में बात हो रही थी, योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे तो क्या करोगे, ये ओवैसी साहब बोल रहे थे। तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए कि योगी के 100 साल जाने के बाद भी वो सिस्टम काम करता रहे, सारे बबूल के कांटों को उनकी औकात दिखाता रहे, ज़मीन में गाड़ करके नीचे दफन करता रहे। उसके लिए एक आम व्यक्ति भी पावरफुल हो।